टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। ये वीडियो जो अपलोड की जा रही है जॉन मिल्टन का जो मास्टर वीडियो है ये अपलोड की जा रही है। पूरा जॉन मिल्टन की जो वीडियो पड़ी चैनल पे उसको देखने के बाद आपको जॉन मिल्टन से बहुत ही रेयर केसेस होगा कि उससे इतर क्वेश्चन जो है पूछा जाए एग्जाम में। और एक चीज़ और है कि आज टीजीटी इंग्लिश तक के चैनल पर एक पेपर कंप्लीट आएगा 125 क्वेश्चन का, जैसे गेस्ट पेपर के नाम से अपलोड किया जाएगा। तो जितने लोग भी उस गेस्ट पेपर में शामिल होना चाहते वो सभी लोग शामिल हो जाएंगे। उसकी PDF उसके बाद जो है गेस्ट पेपर की जो है जैसे होगा 4 से 5 गेस्ट पेपर की वीडियो जो है अपलोड की जाएगी चैनल पे, और उसमें से हर एक गेस्ट पेपर से 5 से 6 क्वेश्चन जो है श्योर जो है वो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो 5-10 पेपर डाउन अपलोड किए जाएंगे चैनल पे, तो इससे 50 क्वेश्चंस की कॉन्फिडेंस आपको रहेगा सिर्फ उस गेस्ट पेपर से। बस ये ध्यान दीजिएगा कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही अपलोड हो उसकी वो वीडियो जो है आपको प्राप्त हो जाए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने फ्रेंड को भी करिएगा, ताकि वो भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ उठा सके और अच्छा स्कोर कर सके। टीजीटी इंग्लिश एकदम ईजी वे में अगर समझना है जानना है तो रुक करना पड़ेगा टीजीटी इंग्लिश तक प्लेटफॉर्म की तरफ, यूट्यूब चैनल की तरफ। तो आज की वीडियो में जॉन मिल्टन की मास्टर वीडियो अपलोड की जा रही है। कोशिश है कि इसमें पूरा जो है वो चीज़ें मिलेंगी जो आपको एग्जाम में रूबरू होना पड़ सकता है। तो शुरू करते हैं, बिना वक्त को जाया करे। जॉन मिल्टन टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे शुरुआत होती है जॉन मिल्टन की 1608 से लेकर के 1674 का कालखंड है जॉन मिल्टन का, जो कि एक राइटर के तौर पे टीजीटी के सिलेबस में शामिल किए गए हैं, जिससे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो इनके कुछ वर्क हैं जिसकी भी चर्चा की जाएगी, और इनकी जो बायोग्राफी है उसकी भी चर्चा की जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा, साकी लाइसिडास वगैरह जो भी है सबका डिस्कस करते हैं। कोशिश ये की जाएगी कि वीडियो को 1 घंटे से कम में फिनिश किया जाएगा, ताकि आप कम समय में बहुत कुछ गेन कर सके, जो कि इस चैनल का ध्येय है कि फटाफट रिवीजन सीरीज के अंतर्गत जो कम समय में बहुत कुछ दिया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं, जॉन मिल्टन के बारे में देख लेते हैं। इनका बर्थ होता है 9 दिसंबर 1608 को, यानी कि 1608 में। प्लेस होती है ब्रॉड स्ट्रीट लंदन, और डेथ होती है 8 नवंबर 1674, और बरीड होते हैं सेंट गिल्स में। एक चीज़ और, आप लोगों का जो वॉइस तेज होती है वो वॉइस में भी आपको अब परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी क्वेश्चन चाहते हैं, जो भी वीडियो चाहते हैं, आपसे यही है कि आप अपनी बात को कमेंट में पिन कर सकते हैं। उस पे आपको वीडियो जरूर तय समय के अंदर ही मिल जाएगी। थोड़ा सा अगर लेट होता है, लेट इन द सेंस ये होगा कि अगर आप आज कमेंट करते हैं तो वो कल या 1-3 बाद की वीडियो जरूर आपको मिल जाएगी, लेकिन आपकी कमेंट जरूरी है, उसी बेस पे आपको वो वीडियो मिलती रहेगी जिसकी आपको नीड है, एकदम इजी वे में। तो चलिए देखते हैं। फादर इनके थे जॉन मिल्टन, जो कि फाइनेंशियल सक्सेसर थे। मदर का नाम था सौरा जेफरी। उसके बाद जो वाइफ इनकी जो थी मैरी पावेल थी, कैथरीन वुडकॉक थी, एलिजाबेथ मिंसेल थी जो कि 30 ईयर्स यंगर थी। डॉटर जो थे एनी थे, मैरी थे, डेबोरा थे, ये इनकी डॉटर थी। बुक्स जो मिल्टन पे लिखी गई थी वो थी रिचर्ड ब्रैडफ्रेड मिल्टन्स और बारबरा लेवल्स्की थी, और एक लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन क्रिटिकल बायोग्राफी थी। वर्क देख लेते हैं। पैराडाइज लास्ट जो लिखी गई थी 1667 में, उसके बाद पैराडाइज रीगेंड आती है 1671 में, सैमसन एगोनिस्ट आती है 1671 में, उसके बाद ऑन द मॉर्निंग क्रिस्ट नेटिविटी आती है 1629 में, ऑन शेक्सपियर आती है 1630 में, उसके बाद टू द नाइटिंगेल ए सॉनेट है, फिर ऑन हिज ब्लाइंडनेस 1673 में आती है। लाइसिडास जो आती है 1637 to 38, कॉमर्स जो आती है 1634, और आर्कडस उसके बाद एल आती है 1631 to 34, सेकंड पेंसिलोसो जो आती है, उसके बाद द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स जो है 1649 में, एरियोपजिट का 1644 में। अब शुरू करते हैं आज के जो इंपॉर्टेंट जो जॉन मिल्टन से बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, उसमें कोट्स भी होंगे। पहला कह रहा है कि लेटेस्ट रीजन in hell, since there is more content to live in liberty, thou all condemned then as his vessels blessed, who speak these lines। इसमें कहा जा रहा है कि लेटेस्ट रीजन इन हेल, चलो नरक में राज करते हैं। सिंस देयर इज मोर कंटेंट टू लिव इन लिबर्टी दाउ ऑल कंडेम्ड, यानी कि क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत सारी आधुनिक जो है संतुष्टि की बात होती है, अधिक संतुष्टि वहाँ पे है, और लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता में जीने के लिए जो कंडेम देन है चीज वेसल्स ब्लेस्ड, भले ही सभी ने निंदा की हो लेकिन वहाँ पे जो है आशीर्वाद दिया है, यानी वेसल्स ब्लेस्ड आशीर्वाद दिया। और ये पंक्तियाँ जो बोली जाती हैं वो बोलता है लूसीफेर इन पैराडाइज लास्ट बुक के 4th में जो है ये बोलता है। अगला है इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स, यानी कि कवियों की एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट, मिल्टन और शेक्सपियर अंग्रेजी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, द इंग्लिश नेशन, यानी कि अंग्रेजी राष्ट्र का जो वो प्रतिनिधित्व करेंगे। ये कहा किसने, हु सेड, तो ये मार्क पैटिसन ने कहा है। अगला है कि मिल्टन वाज पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स, हु सेड, यानी कि मिल्टन एक भावुक व्यक्ति थे, पैशनेट मैन थे और भावुक समय में रहते थे। लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स, वो भावुक समय में रहते थे। तो ये चीज़ें कही किसने, इसने जॉन बेली ने कहा है। नॉट सेकेंड ही दैट रोड सबलाइम, यानी कि न ही दूसरा वह जो परमानंद, यानी का पांद सिर्फ विंग्स ऑफ एस्टेसी ही सा बट ब्लेस्टेड विथ एक्सेस ऑफ लाइट ग्लोज्ड हिज आईज इन एंडलेस नाइट, हु सेड दिस अबाउट मिल्टन।
कह रहा कि न ही कोई दूसरा वह है जो परमानंद के पंखों पर सवार था। उसने देखा, ही सा बट ब्लास्टेड, उसने देखा कि अत्यधिक जो है प्रकाश से उजड़कर, विथ एक्सेस ऑफ लाइट क्लोज हिज आइज, अंतहीन रात में अपनी आंखें, एंडलेस नाइट में यानी कि अंतहीन रात में अपनी आंखें बंद कर ली। मिल्टन के बारे में जो है थॉमस ग्रे का ये विचार है। अगला है कि मिल्टन्स राइटली एंड जुडिशली। यहाँ पे कह रहा मिल्टन जो है सही विवेकपूर्ण तरीके से दुनिया में क्लासिफाइड विद द टू ग्रेट एपिक पोएट, दुनिया के दो महान महाकाव्य कवियों में, एक है होमर, एक वर्जिल। होमर और वर्जिल के साथ जो है इनको क्या किया गया है, वर्जिल के साथ जो है यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये प्रोफेसर डॉब्सन के द्वारा दिया गया है। अगला है हु अपॉइंटेड मिल्टन टू द पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी। मिल्टन को लैटिन सचिव के पद पर नियुक्त किसने किया था? क्रामवेल ने किया था। इफ मिल्टन वाज ए प्यूरिटन, यदि मिल्टन एक प्यूरिटन थे, ही वाज आल्सो मोर देन ए प्यूरिटन, तो वो एक प्यूरिटन से भी बढ़कर थे। द स्टेटमेंट इज, ये स्टेटमेंट जो कहा है हचिनसन ने कहा है। नेक्स्ट है कि सर्वेंट ऑफ गॉड, ईश्वर के सेवक, वेल डन, अच्छा किया, वेल हैस्ट दाउ, तुमने अच्छी लड़ाई, फॉर द बेटर फाइट टू सिंगल हॉस्ट, तुमने अच्छी लड़ाई लड़ी विद्रोही भीड़ के खिलाफ। मेंटेन अगेंस्ट रिवोल्टेड मल्टीड देन दे इन आर्म्स, यानी कि विद्रोही भीड़ के खिलाफ अकेले लड़ने वाले बेहतर लड़ाई लड़ी, बजाय इसके अगेंस्ट रिवोल्टेड मल्टीड आर्म्स, बजाय इसके कि वे सेना में हों। तो जो ये लाइन है जो अपीयर होती है ये पैराडाइज लास्ट बुक के इसमें 6th में होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि रोज लाइक एन एक्सहेलेशन में यहाँ पे करा एक सांस छोड़ने की तरह उठे विद द साउंड ऑफ ड्यूल्ड सिम्फनी, यानी कि सिम्फनी, मधुर सिम्फनी और मधुर आवाज एंड वॉइस स्वीट आवाज के साथ, एक सांस छोड़ने की तरह जो उठे और मधुर सिम्फनी और मधुर आवाजों के साथ। व्हाट रोज लाइक एन एक्सहेलेशन, ये क्या सांस छोड़ने की तरह उठे? तो ये चीजें जो है पैंडेमोनियम। हु रीड पैराडाइज लास्ट एज ए टास्क नोबडी एवर विश्ड इट लॉन्गर, हु सेड, हम पैराडाइज लास्ट को एक के रूप में पढ़ते हैं, कार्य कोई भी कभी भी इसकी कामना जो है नहीं करता। तो ये जो कहा गया है डॉक्टर जॉनसन के द्वारा। जॉर्ज हर्बर्ट, थॉमस कैरवे, रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड क्रैक्सा, उसके बाद रिचर्ड लॉलेस, हेनरी वान और उसके बाद एंड्रयू मार्वल, ये जो थे कंटेम्पररी थे किसके? मिल्टन के। तो याद रखिएगा कंटेम्पररी में जॉर्ज हर्बर्ट आते हैं, थॉमस कैरवे आते हैं, रॉबर्ट हेरिक आते हैं, रिचर्ड क्रैसा आते हैं, रिचर्ड लॉलेस आते हैं, उसके बाद जो है हेनरी वान आते हैं और एंड्रयू मार्वल आते हैं, जो कि मिल्टन के कंटेम्पररी थे यानी कि समकालीन थे। अगला है कि मिल्टन रोट ए लैटिन पेस्टोरल टू एक्सप्रेस हिज सॉरो ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड चार्ल्स ड्यूड। यहाँ पे जो कहा जा रहा है इसमें कि जो इनका जो मिल्टन का जो मित्र था चार्ल्स डिओडाटी की मृत्यु पर जो है ये व्यक्त करते हैं, जो एक लैटिन पेस्टोरल सम सिमिलिट्यूड टू लाइसिडास। तो जो यहाँ पे व्यक्त करते हैं दुख अपना जो व्यक्त करते हैं, तो एक लैटिन पेस्टोरल इन्होंने लिखा था जिसमें कुछ हद तक जो लाइसिडास की जो है यहाँ पे सिमिलरिटी यानी कि समानता देखने को जो है मिलती है। एपिटाफियम डेमोनिस। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे इज एन अटैक ऑन द पॉलिटिकल करप्शन ऑफ द क्लर्की इन द इंग्लिश चर्च एंड प्लिया फॉर डेमोक्रेसी इज द स्ट्रक्चर ऑफ द चर्च, यानी कि अंग्रेजी चर्च में पादरी के राजनीतिक भ्रष्टाचार पर जो है हमला यहाँ पे हुआ था। और फिर चर्च की जो है डेमोक्रेसी इन द स्ट्रक्चर कहते हुए चर्च की जो स्ट्रक्चर था यानी कि जो संरचना थी उसको लेकर के लोकतंत्र के दलील के बारे में जो दिया गया, यहाँ पे यही चीज था, रिफॉर्मेशन करना था चर्च में, उसी को लेकर के दलील दी गई थी। अगला है कि विच लिटरेरी पीस सोज द सुपीरियरिटी, यहाँ पे कह रहा है कि अब जो है कौन सी ऐसी साहित्यिक कृति चर्च में जो है जो कि प्रेस्बिटेरियन प्रणाली, यहाँ पे जो दिया गया ना प्रेस्बिटेरियन जो सिस्टम था उसकी जो है श्रेष्ठता को दर्शाती है चर्च गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे जो बात कही गई वो प्रेडिकल जो था और यहाँ पे एपिस्कोपेसी के बारे में ये बात कही गई थी। अगला है कि एनिम डवर्सन्स इज इन अटैक ऑन अ करेक्टर राइटर, तो ये है बिशप हॉल। विच ट्रैक्ट रिकमेंड फॉर द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट इट इज लॉन्ग, यहाँ पे जो बात की जा रही है 16 नंबर में कि जो ट्रैक्ट है चर्च और राज्य में जो क्लासिफिकेशन जो पृथक्करण की बात होती है वहाँ पे सिफारिश करता है चर्च और स्टेट के मध्य में। और एक लंबा जो चर्च संबंधी जो मतलब ग्रंथ जो है उसे क्या कहते हैं कि जो इसमें रीजन क्या होता है उसका वजह ये होती है कि जो चर्च और सरकार का जो है एक रीजन होता है गवर्नमेंट का और चर्च को लेकर, क्योंकि उस समय के कालखंड में क्या होता था डायरेक्ट जो भी चीज़ें होती थी चर्च से होती थी, पोप बहुत ही वैल्यूएबल होते थे, उस पर लेकर के जितने भी पोएट रहते थे वो कमेंट करते थे अच्छाई को लेकर के, बुराई को लेकर के, जो कि एक प्रकार से समाज और चर्च के बीच की कड़ी के तौर पर पोएट काम करते थे। इसलिए उस समय के पोएट कालखंड में जो घटनाएं घटती थी उसी से रिलेटेड ये बातें करते थे। तो जो जॉन मिल्टन साहब का पीरियड था 1608 से 1674 का, तो वो भी चर्च से जो है अलग नहीं थे, यानी कि चर्च को लेकर के उनके भी विचार आए थे कुछ बिंदुओं को लेकर के।
अगला है द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, तलाक का सिद्धांत और अनुशासन में जो है द जजमेंट ऑफ मार्टिन बुसर, मार्टिन बुसर का निर्णय जो था वो टेट्रा चार्डन और कोलेस्ट्रारियन आर द फोर ट्रैक्ट ऑन डाइवोर्स। यहाँ पे जो है टेट्रा चार्डन और कोलेस्ट्रियन तलाक पर जो है फोर ट्रैक्ट आए थे, यानी कि 4 ग्रंथ थे। इसको लिखा गया था किसके द्वारा? मिल्टन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है कि मिल्टन टॉक्स ऑफ द, यहाँ पे मिल्टन ने जो है बात किया है पुस्तकों के व्यक्तिगत संपर्क किया कि सप्लीमेंटिंग ऑफ बुक्स विद पर्सनल कॉन्टेक्ट, और उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, व्यवहारिक अनुभव भी किए हैं। तो जो मिल्टन थे वो पुस्तक से जो कहते हैं एक प्रकार से व्यक्तिगत संपर्क रखते थे, फिर व्यवहारिक अनुभव से पूरक बनाने की बात भी उन्होंने की थी। तो ये बात कहाँ की थी? वेयर डज ही टॉक्स, तो वह कहाँ ये बात करते थे? तो ये बात करते थे आप एजुकेशन के बारे में, किसके बारे में? शिक्षा के बारे में। अगला देख लेते हैं, द टाइटल ऑफ एरियोपेजिटिका इज डेरिवेट फ्रॉम, एरियोपेजिटिका का जो शीर्षक जो है स्पीच वाज एड्रेस टू द एथेनियन कोर्ट, यानी कि एथेनियन कोर्ट ऑफ एरियोपेगस को जो है, जो यहाँ पे दिया गया द स्पीच वाज एड्रेस बाई, तो एरियोपेगस को संबोधित एक भाषण जो लिखा गया था उसे क्या कहते थे? इसोक्रेटस ने दिया था। ये चीज़ें जो थी, टाइटल जो थी एरियोपेडिका का जो शीर्षक था एथेनियन कोर्ट ऑफ एरियोपेगस को जो संबोधित करने के एक भाषण जो लिया गया था, इसको दिया किसने था? इसोक्रेटस ने। अगला है कि चार्ल्स आई वाज बिहेडेड इन, यानी कि चार्ल्स फर्स्ट का जो सिर जब कलम कर दिया गया था किस वर्ष? 1649 में। मिल्टन रोट दिस वर्क ओनली टू काम डाउन, मिल्टन ये रचना केवल चार्ल्स के सिर कलम किए जाने पर द पब्लिक रिएक्शन ऑफ फियर टू द बिहेडिंग ऑफ चार्ल्स, जनता की जो भय की जो प्रतिक्रिया थी उसको शांत करने के लिए लिखा था। तो वो रचना जो थी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये रचना जो थी किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स के कार्यालय की थी, ऑफ द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है कि वो स्टूड फॉर ए हाई प्रिंसिपल गॉड फियरिंग एंड ब्लेमलेस काइंड ऑफ लाइफ द प्यूरिटन्स, यहाँ पे कह रहा है कि एक कठोर थे, हाई प्रिंसिपल थे, उच्च सिद्धांतवादी थे, गॉड फियरिंग थे, ईश्वर भक्त थे, एंड ब्लेमलेस थे, और दोषहीन जीवन के लिए जो था, काइंड ऑफ लाइफ के लिए जो था, ये खड़ा था। कौन? प्यूरिटन्स। ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ के युग के दौरान द प्यूरिटन्स वेर इन, जो प्यूरिटन थे क्या थे? वे माइनॉरिटी थे, अल्पसंख्यक थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एलिजाबेथ के पीरियड के समान में जो प्यूरिटन्स थे वो अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटी थे। लव वर्चू, सदगुण से प्रेम करो, सी एलोन इज फ्री, केवल वही स्वतंत्र है। सी कैन टीच, वह तुम्हें सिखा सकती है। ए हाउ टू क्लिम, कि कैसे चढ़ना है। हायर देन द स्प्रेस काइम, यहाँ पे कह रहा है गोलाकार झंकार से भी ऊंचा। हायर देन स्प्रे काइम आर इफ वर्चू फीबल वेयर, यदि सद्गुण दुर्बल होता है, हेवन इटसेल्फ वुड स्टॉप टू हर, तो स्वर्ग स्वयं उसके सामने क्या कहता है? स्टूप हो जाता है, झुक जाता है। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, तो ये लाइन्स जो आती हैं वो कहाँ पे दिखाई देती हैं? कॉमर्स में। अगला है द टाइटल ऑफ एल एलेग्रो और एक एल पेंसरेसो का जो शीर्षक है वो किससे लिया गया था? म्यूजिकोलॉजी, यानी कि संगीत शास्त्र से लिया गया है। नेक्स्ट जो है द मीनिंग ऑफ सेकेंड एल पेंसरेसो इज द थॉटफुल मैन, यानी कि जो एल पेंसरेसो का अर्थ है वो विचारशील व्यक्ति। एल एलेग्रो, उसके बाद आफ्टर बैनिशिंग द स्पिरिट ऑफ लोथ मेलंकली, निरास्पद उदासी की भावना को दूर करने के बाद वेलकम्स द गॉडेस ऑफ मिथ, यानी कि मिथ की देवी का स्वागत करता है। जब उसकी भावनाएं उदासीपन की दूर हो जाती हैं तब वो स्वागत करता है मिथ की देवी का। ये चीज़ें जो है एम्प्रोसिन। अगला है इन पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट, पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट में जो है सैटन इज कंपेयर्ड, जो शैतान की तुलना की गई है किससे? लेवियाथन। अगला है कि सैटन कैन सेड्यूस मैन बट ऑन हिमसेल्फ ही विल हैव, यहाँ पे कह रहा है कि शैतान मनुष्य को भगा सकता है लेकिन खुद पर उसके पास होगा। तो ये है टेरिबल कन्फ्यूजन रिथ एंड, यहाँ पे बात की गई है कि जो शैतान है ना वो मनुष्य को भगा सकता है, लेकिन यदि उसके पास होगा खुद पर जो क्या होगा? टेरिबल तेहरापन, भ्रम होगा, क्रोध होगा, प्रतिशोध होगा, तो वहाँ पे वो क्या होगा? भाग सकता है। अगला कह रहा है कि वो वाज द नेक्स्ट टू सैटन, यानी कि जो शैतान के बाद कौन था? तो उसके बाद जो आया था बेल्जेबूब था। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि मोलोक इज द हॉरिड किंग ऑफ बिशमेड, यहाँ पे मोलोक भयानक राजा है विथ ब्लड ऑफ, तो वहाँ पे क्या था? ह्यूमन सेक्रीफाइस, यानी कि मानव बलि के खून से सना हुआ था। मोलोक भयानक राजा है जिस पर जो है मानव बलि के खून से सना हुआ का था। अगला कि हुज उंड एल्यूर्ड द सीरियन डेमलेस टू लेमेंट हिज फेट, यहाँ पे जो बात की जा रही थम्बुज की, यहाँ पे कह रहा है जिसके घाव ने जो है ना एल्यूड द सीरियन डेमलेस, यानी कि सीरियाई युवतियों को उसके भाग्य पर विलाप करने के लिए प्रेरित किया था। अगला है कि हु केम लास्ट इन द लाइन ऑफ फॉलन एंजल्स, कि जो पतित स्वर्ग दूत की जो पंक्ति में सबसे अंत में आया था वो नाम था बेलियाल।
थोड़ा सा क्वेश्चंस जो है ना डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बट क्वेश्चंस अगर आप इसको अच्छे से एक दो बार सुन लेंगे ना, एक भी क्वेश्चन आपको इधर नहीं देखने को मिलेगा। आप उस क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे, अपने ब्रेन को थोड़ा सा खोल के पढ़िएगा, क्योंकि इसमें अगर एक ही पॉइंट को सुनते रहेंगे ना तो उससे नियरेस्ट जो भी होगा तुरंत आपका माइंड वहीं क्लिक करेगा। ये चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी वन लाइन ऑफ फॉर्म में पढ़ने से। तो बढ़ते हैं अगले की तरफ। ही इज एसोसिएटेड विद द लस्ट एंड वायलेंस, ही रीजन इन कोर्ट एंड प्लेसेस, हु इज ही। यहाँ पे कह रहा है कि एसोसिएटेड विद लस्ट एंड वायलेंस, यानी कि जो है वासना और हिंसा से जुड़ा हुआ है। और रीजन मतलब दरबार, कोर्ट जो दरबार है ना वो महलों पर क्या करता है, राज करता है। तो यहाँ पे ये हु इज ही, वो कौन है, तो ये है बेलियाल। अगला देख लेते हैं। अगला करें, व्हेन नाइट डार्कनेस द स्ट्रीट्स देन वंडर फोर्थ द सन्स ऑफ बेलियाल। यहाँ पे फिर वही बात की जा रही है कि जो बेलियाल है, बेलियाल को लेकर के व्हेन नाइट, जब रात, डार्कनेस द स्ट्रीट, सड़कों पर अंधेरा कर देती है, द वंडर फोर्थ, तब जो है द सन्स ऑफ बेलियाल, तब बेलियाल के बेटे, फ्लोन विथ इंसोलेंस एंड वाइन, अहंकार और शराब के साथ उड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, ये लाइन जो आती है वो पैराडाइज लास्ट में आती है। अगला है कि फॉर दिस इन्फर्नल पिट सेल नेवर होल्ड क्लेस्टियल स्पिरिट्स इन बॉन्डेज, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि फॉर दिस इन्फर्नल, यानी कि क्योंकि ये नरक का जो पिट सेल नेवर होल्ड जो है, यह नरक का गड्ढा कभी भी क्लेस्टियल स्पिरिट्स यानी कि दिव्य आत्माओं के बंधन में इन बॉन्डेज नहीं रहेगा। ये नरक का जो गड्ढा है ना, ये कभी भी दिव्य आत्माओं के बंधन में नहीं रखेगा। तो ये जो लाइन जो है ये हमको देखने को मिलती है कहाँ पे, पैराडाइज लास्ट में। लेट नन एडमायर, यहाँ पे कह रहा है कि लेट नन एडमायर दैट रिचेस ग्रो इन हेल, यानी कि कोई भी ये प्रशंसा न करे कि धन नरक में बढ़ता है। दैट रिचेस ग्रो इन हेल, दैट सॉइल में बेस्ट डिजर्व द प्रीसियस बैन, वह मिट्टी सबसे कीमती अभिशाप की हकदार हो सकती है। ये चीज़ें कहाँ कहा जा रहा है, और ये लाइन जो है हमको देखने को मिलती है कहाँ पे, पैराडाइज लास्ट में। अगला करें, मिल्टन वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लेचर्स, मिल्टन भी फ्लेचर की तरह जो थे वो क्या थे, क्राइस्ट, विक्ट्री एंड ट्रिम्प, यानी कि क्राइस्ट, विक्ट्री एंड ट्रायम्फ से प्रभावित थे मिल्टन, किसकी तरह, फ्लेचर की तरह। अगला है, एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई, मेरे महान टास्क मास्टर की नज़र में हमेशा की तरह। दिस लाइन इज ऑफ मिल्टन हु कंपोज्ड ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23, यानी कि 23 वर्ष की आयु में रचना की थी कि मेरे महान टास्क मास्टर की नज़र में हमेशा की तरह। तो ये पंक्ति जो है मिल्टन ने जो लिखी थी 23 वर्ष की उम्र में। इन हिज डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स एंड टेट्राकॉर्डन मिल्टन रिप्यूटेड, यहाँ पे कह रहा कि अपने तलाक और टेट्राकॉर्डन के सिद्धांत, और मिल्टन ने विवाह को क्या किया था, मैरिज को क्या किया था, अस्वीकार कर दिया था। अगला के, फॉर आई थॉट इट बेस्ट टू बी ट्रेवलिंग एट माई एज फॉर इंटेलेक्चुअल कल्चर वाइल माई फेलो कंट्रीमैन एट होम वेयर फाइटिंग फॉर लिबर्टी हु गेव अप ट्रेवलिंग विद दिस प्ले। यहाँ पे कह रहा है कि क्योंकि मैंने सोचा, फॉर आई थॉट इट बेस्ट टू बी ट्रेवलिंग एट, क्योंकि मैंने सोचा कि बौद्धिक संस्कृति के लिए जो है, इट बेस्ट टू बी ट्रेवलिंग एट माई एज ऑफ इंटेलेक्चुअल कल्चर, यानी कि बौद्धिक संस्कृति के लिए अपनी सुविधानुसार, वाइल माई फेलो कंट्रीमैन, अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा करना क्या है, वो बेकार है। और उसके बाद कह रहा है कि वाइल, जबकि मेरे साथी देशवासी, कंट्रीमैन एट होम वी आर फाइटिंग फॉर लिबर्टी, जो लिबर्टी के लिए लड़ रहे थे, इस दलील के साथ यात्रा करने के लिए छोड़ दिए थे। मिल्टन ने यही कहा था कि मैं मतलब कि बौद्धिक संस्कृति के लिए जो है अपनी सुविधा अनुसार हम यात्रा करना बेकार है, जबकि मेरे जो साथ के लोग हैं, मेरे जो देशवासी हैं, वो तो लिबर्टी के लिए लड़ रहे थे। तो ये दलील जो दी गई थी ना, ये मिल्टन साहब के द्वारा दी गई थी। इन द सोनेट, अब कह रहा कि सोनेट में, मी थॉट आई सॉ माई लेट, मुझे लगा कि मैंने एस्पाउज संत, मैंने अपने दिवंगत संत को देखा। मिल्टन सेलिब्रेट्स हिज, तो मिल्टन ने अपनी जो है ये सेकंड वाइफ जो थी, दूसरी पत्नी का जश्न मनाया। उन्होंने लिखा कि मुझे लगा कि मैंने अपने दिवंगत संत को देखा। कुछ अजीब सी लाइनें नहीं लगती हैं कि यहाँ पे मिल्टन साहब ये कर अपनी सेकंड वाइफ, दूसरी पत्नी को जब सेलिब्रेट करते हैं। हु कमेंटेड ऑन मिल्टन सेइंग, किसने मिल्टन पर टिप्पणी किया है, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू, ये आदमी हम सभी को क्या करता है, काटता है, और प्राचीन को भी, एंशिएंट को भी, ड्राइडन। द मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो, जो एलेग्रो का अर्थ जो होता है ना, वो होता है द जॉयस आर हैप्पी मैन, यानी कि आनंदित या प्रसन्न व्यक्ति होता है। विच पोएम ऑफ मिल्टन और जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर, मिल्टन में ये चीज़ें हैं कि एलिजाबेथ चरित्र में जो है ना, वो हार्टन कविताएं जो होती हैं कि आनंदमय होती हैं। यहाँ पे कारण कि विच पोएम, यानी कौन सी पोएम है, मिल्टन और जॉयस जो कि आनंदमय है, और ऑलमोस्ट लगभग जो है एलिजाबेथन कैरेक्टर, एलिजाबेथन चरित्र में, तो वो है हार्टन पोएम्स। फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बारो द आइडिया ऑफ द मास्क्यू, यानी इंग्लैंड ने मास का विचार जो कहाँ से लिया था, तो वो लिया था इटली से, उधार लिया था। एरियोपेजिट का हाइलाइट्स,
तो एरियोपेज का जो हाईलाइट करती है वो किसको करती है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस को, प्रेस की स्वतंत्रता को। और पैराडाइज लास्ट जो है कहाँ, ये है ब्लैंक वर्स में। अब अगला देख लेते हैं, हु वाज डिस्क्राइब पैराडाइज लास्ट एज द ड्रीम ऑफ ए प्यूरिटन फॉलन एज स्लीप ओवर हिज बाइबल। किसने पैराडाइज लास्ट को जो प्यूरिटन का जो है सपना के रूप में वर्णित किया है और बाइबल पर सो गया है, तो ये जो है लैमार्टिन। अगला है, इन मिल्टन लाइफ द पीरियड फ्रॉम 1632 टू 37। मिल्टन के जीवन का जो 1632 से 37 तक की अवधि जो थी पॉपुलर थी, काफी लोकप्रिय थी। तो ये जो जाना जाता है हार्टन पीरियड के तौर पे, क्योंकि इनका 1608 में जन्म होता, 8 के बाद जो 24 होता ना, क्योंकि उसके बाद आपने ऊपर देखा ना 13 वर्ष 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने लिखना शुरू किया। उसके बाद वहाँ पे 32 से 37 के कालखंड को हम हार्टन पीरियड कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, मिल्टन हैज गिवन हिज व्यूज ऑन पोएट्री इन हिज पोएम। मिल्टन ने अपनी कविता पर अपने विचार दिए हैं, किसमें, लिसिडास में। द एबिलिटीज ऑफ द पोएट आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड रेयरली बेस्ट वुड हु सेट। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि कवि की योग्यताएं, द एबिलिटीज ऑफ द पोएट आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड। यहाँ पे कह रहा है कि प्रेरणा से दिया गया उपहार, किसकी, जो कवि की योग्यताएं होती है ना, वो ईश्वर की प्रेरणा से दिया गया उपहार है, जो क्या होती है, बहुत कम मिलती है। जैसे आज के साधु संत नहीं कहते हैं कि अगर आप सत्संग करेंगे, विचारों से प्रभावित होंगे, तो आपके अच्छे विचार होंगे तो अच्छे काम करेंगे। उसी प्रकार से ये चीजें करेगी। द एबिलिटीज ऑफ द पोएट, कवि की योग्यताएं जो होती है, आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ द गॉड रेयरली बेस्ट, यानी कि ईश्वर की प्रेरणा से दिया गया उपहार है जो बहुत कम मिलता है, ये कहा था मिल्टन ने। How sweet is divine philosophy, not hers and craved as dull fools suppose, but sweet as is Apollo's lute. Where do these lines appear in Milton's Comus? मिल्टन के कामस में ये पंक्तियां जो देखने को मिलती है, इसमें कहा जाता है कि हाउ स्वीट इज डिवाइन फिलॉसफी, यानी कि जो है ईश्वर का जो दर्शन जो है ना, वो कितना मधुर है, स्वीट है। नॉट हर्ट एंड क्रेव्ड एज डल फूल्स, मूर्खों की तरह कठोर और वो कर्कश नहीं है, सपोज, बट लेकिन स्वीट एज इज अपोलोज ल्यूटी, लेकिन अपोलो के बीड़ा की तरह ये मधुर है। तो ये मिल्टन के कामस में आती है। अगला देख लेते हैं कि जब मिल्टन रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी हिज एज वाज ओनली 21। जब मिल्टन ने क्राइस्ट के जन्म की सुबह लिखी थी ना, तब उनकी उम्र केवल कितनी थी, 21 वर्ष की थी। ये एलेग्रो सेकंड पेंसिलोसो, आर्केडस, कॉमस, लाइसिडास जो बिलोंग करती हैं, ये जो एलेग्रो हैं, पेंसिलोसो जो है, आर्केडस हैं, कामस जो है, ये सब जो है हार्टन पीरियड से जो है, हार्टन का काल कहा जाता है। रेस्टोरेशन जो पुनर्स्थापना हुई थी वो 1660 में थी। ग्रेट जो है, जो प्लेग था, ऑकर्ड हुआ था, जो आया था 1665 में था। और विच पोएम डील विद सर्टेन टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डनेस, कौन सी कविता जो जंगल में जो है मसीह के शैतान के प्रलोभन से संबंधित है, तो वो है पैराडाइज रिगेन्ड। अगला देख लेते हैं, वो डिस्क्राइब्ड मिल्टन एज, किसने मिल्टन को जो है, द माइटी माउथेड इन्वेंटर आर हारमोनीज, यानी हारमोनी के शक्तिशाली आविष्कारक, एंड गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, और इंग्लैंड की ईश्वर प्रदत्त ऑर्गन वॉइस के रूप में वर्णित किया, तो वो है टेनिसन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद वन हिल फील्ड्स इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि जो वन हिल फील्ड जो संबंधित है वो किससे है, वो है मिल्टन से संबंधित है। अगला है, मिल्टन इज सेड टू बी, मिल्टन कहा जाता है उनको एबिलिटेड एलिजाबेथन के तौर पे मिल्टन को कहा जाता है। फ्रॉम 12 ईयर्स ऑफ एज, 12 साल की उम्र में, आई हार्डली एवर लेफ्ट, 12 साल की उम्र में मैंने माई स्टडीज़ आर वेंट टू बेड बिफोर मिड नाइट, हुज स्टेटमेंट इज दिस। मिल्टन ने कहा है कि 12 साल की उम्र से मैंने शायद ही कभी अपनी पढ़ाई छोड़ी। माई स्टडीज़ आर वेंट टू बेड, छोड़ी हुई आधी रात से पहले मैं क्या हुआ कि बिस्तर पर गया हूँ, तो मिल्टन साहब ने कहा है। अगला है कि फ्रॉम 1632 1638 जो पीरियड कालखंड हार्टन था का जो था, मिल्टन कंटिन्यू हिज स्टडी, तो मिल्टन ने जो है हार्टन में अपनी पढ़ाई जारी रखी थी 1632 से 1638 के कालखंड में। विच 2 पोएम्स ऑफ मिल्टन आर कंपेनियन पीसेस, यहाँ पे जो है मिल्टन की कौन सी 2 कविताएं जो हैं वो एलेग्रो हैं और सेकेंड पेंसिलोसो हैं, जो कि क्या है, कंपेनियन हैं। अगला है, द साउल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, दाउ हैड सेट अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी हु सेट एंड वेयर। यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारी आत्मा, द साउल वाज लाइक ए स्टार, तुम्हारी आत्मा जो है ना एक तारे की तरह थी। ड्वेल्ट अपार्ट दाउ हैडेस्ट वॉइस, तारे की तरह थी और अलग रहती थी। तुम्हारी आवाज़ जो है, वॉइस जो है, समुद्र की तरह थी। साउंड वाज लाइक द सी, समुद्र की तरह थी। ये कहा किसने था, इस वर्ड्सवर्थ ने कहा था। मिल्टन पर सोनेट लिखा था, वर्ड्सवर्थ इन सोनेट ऑन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन पर सोनेट पे लिखा था ये चीज़ें। अगला है कि इट द हर्ट द लोएस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले, फिर भी तुम्हारे दिल ने खुद पर सबसे कम कर्तव्य रखे। द लाइन्स आर अबाउट मिल्टन हु सेड एंड वेयर, ये पंक्तियां मिल्टन के बारे में किसने और कहाँ कही हैं, तो वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन का जो सोनेट पे उस पर कहा है। अगला है कि शेक्सपियर इज द पोएट ऑफ इम्पल्स,
ऑफ द लव्स हेट्स फियर ज्वेलिसीज एंड एम्बिशंस दैट स्वेट द मैन ऑफ हिज एज, यानी कि शेक्सपियर जो आवेग के बाद प्रेम, घृणा, भय, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा के कवि हैं। उसके बाद कह रहा है कि स्वेट द मैन ऑफ हिज एज, मिल्टन इज द पोएट ऑफ स्टेडफास्ट विल एंड पर्पज। अपने युग के लोगों को प्रभावित उन्होंने किया है। जो मिल्टन की दृढ़ इच्छा शक्ति थी, मिल्टन इज द पोएट, जो मिल्टन की दृढ़ इच्छा शक्ति थी और जो उनके एम्बिशंस थे, पर्पज जो था, उनका जो उद्देश्य था, उनका उद्देश्य ये था कि हु मूव्स लाइक ए गॉड अमिड द फियर्स एंड होप्स एंड चेंजिंग इम्पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो दुनिया के भय, आशा को बदलते आवेगों के बीच देवता की तरह चलते हैं। चेंजिंग इम्पल्स ऑफ द वर्ल्ड रिगार्डिंग देम एज ट्रिवियल एंड मोमेंटरी थिंग्स दैट कैन नेवर सर्व ए ग्रेट साउल फ्रॉम इट्स कोर्ट्स। यहाँ पे कह रहा है कि जो क्षणिक चीज़ों के मानते हुए कभी भी एक महान आत्मा को उसके मार्ग से विचलित नहीं कर सकती है। ग्रेट साउल फ्रॉम इट्स कोर्स हुज कमेंट्स इज दिस, ये टिप्पणी जो की गई थी लांग के द्वारा की गई थी। इसमें ये कहा जा रहा है कि शेक्सपियर के जो आवेग हैं, प्रेम है, घृणा है, इसकी बात यहाँ पे की गई है। और महत्वाकांक्षाओं को लेकर के फिर मिल्टन की दृढ़ इच्छा शक्ति की बात उन्होंने की कि मिल्टन की दृढ़ इच्छा शक्ति और उद्देश्य के कवि जो दुनिया के भय, आशा, आवेगों के बीच एक देवता की तरह चलते हैं। उन्हें तुच्छ क्षणिक चीज जिसे मानते हैं ना, कभी भी एक महान आत्मा को उसके मार्ग से क्या करती है ना, वो विचलित नहीं कर सकती। तो टिप्पणी जो लांग महोदय के द्वारा की गई थी। अब अगला है कि ही का मतलब पोएट। यहाँ पे जो है उसे एक कवि को आउट टू हिमसेल्फ टू बी ट्रू पोएम, खुद एक सच्ची कविता जो है होनी चाहिए। दैट इज ए कंपोजिशन एंड पैटर्न ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट ऑनरेबल थिंग्स, यानी कि सबसे अच्छी और सबसे सम्मानजनक चीज़ों की रचना और प्रतिरूप। ये जो है कहा किसने है? मिल्टन ने कहा है। बिफोर वन कैन राइट लिटरेचर, इससे पहले कि कोई साहित्य लिख सकें, विच इज द एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियल, जो आदर्श की अभिव्यक्ति है, ही मस्ट फर्स्ट डेवलप इन हिमसेल्फ द आइडियल मैन, उससे पहले अपने अंदर आदर्श मनुष्य को विकसित करना चाहिए। बहुत अच्छी बात यहाँ कही गई। द लॉफ्टी आइडियल ऑफ फ्रा एंजेलिको, यानी कि फ्रा एंजेलिको का उदात्त ये आदर्श है। यदि कोई भी साहित्य लिख सके तो सबसे पहले व्यक्ति के अंदर अभिव्यक्ति का आदर्श जो सबसे पहले अपने मनुष्य को विकसित करना चाहिए। कहाँ पे? अपने अंदर। ये किसने कहा? ये मिल्टन ने कहा है। बिकॉज मिल्टन ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी, चूंकि मिल्टन मानव है। बिकॉज मिल्टन ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी, इसलिए उसे मानवता को जो है सर्वश्रेष्ठ हो जानते हैं। हुज कमेंट इज दिस, ये टिप्पणी जो की किसने की है? लांग ने की है। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, प्रभु की आत्मा मुझ पर है। हुज लाइन्स इज दिस, ये किसकी पंक्ति? तो ये मिल्टन की है। अगला, हिज स्टाइल वाज अनकॉन्शियसली सबलाइम बिकॉज ही लिव्ड एंड थॉट अनकॉन्शियसली इन ए सबलाइम एटमॉस्फेयर। अगले में कह रहा है कि उनकी शैली अनजाने में कैसी थी? उत्कृष्ट थी, क्योंकि वे उत्कृष्ट वातावरण में जो है, उत्कृष्ट वातावरण में सचेत रहते थे। तो ये टिप्पणी जो की थी लांग ने किया था जो है अबाउट मिल्टन। अगला है कि द ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी वाज वीकेंड ऑन, क्राइस्ट के जन्म की सुबह जो कविता क्रिसमस के दिन जो है, क्रिसमस डे रहता है, 1629 में शुरू हुई थी जन्म की सुबह। हु वाज मिल्टन मास्टर, मिल्टन के गुरु कौन थे? स्पेंसर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड मिल्टन राइट इन ओक्टोसिलेबिक कपलेट, यानी कि मिल्टन ने ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में जो है कविताएं जो लिखी थी सेकंड पेंसिरोसो। अगला है द फ्रेज, अब यहाँ पे जो दिया गया वाक्यांश दिया गया कि बॉटमलेस प्रेडिशन, यानी कि अथाह विनाश ऑकर्स इन मिल्टन्स, तो मिल्टन के पैराडाइज लास्ट में जो है आता है। ये किसमें? बुक फर्स्ट में आती है। इट अपीयर्स, अगला देख लेते हैं, ऐसा प्रतीत है दैट कि इन पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट, पैराडाइज लास्ट पुस्तक के पहले में जो है मिल्टन बिलोंग टू द डेविल्स पार्टी, मिल्टन शैतान की पार्टी से संबंधित, विदाउट नोइंग इट, बिना यह जाने, हुई अमंग द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट, ये विलियम ब्लैक का जो है कथन है। व्हाट इज एलेग्रो कंपेनियन पीस कॉल्ड, एलेग्रो की जो कृति को कहा जाता है, कंपेनियन मतलब साथी कृति को जो कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है? सेकंड पेंसिरोसो। एलेग्रो एंड सेकंड पेंसिरोसो 1645। अब यहाँ पे कंपेनियन पोएम्स इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में, ऑक्टोसिलेबिक दोहे में एक कविताएं हैं। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आता ऑक्टो क्या है तो ये चीज़ वीडियो पढ़ी, वहाँ से देख सकते हैं, सब कुछ में बताया गया। लाइसिडास जो थी 1638 में क्या थी? एक पेस्टोरल एलिजी थी। कॉमर्स जो 1637 में आई थी, ये मास्क थी। उसके बाद ऑन हिज ब्लाइंडेड जो 1673 में आई थी, ये सोनेट है। एरियोपेजिट का 1644 में आई थी, जो कि एक प्रोज ट्रैक्ट है, यानी कि गद्य ग्रंथ है। अगला है कि इन पैराडाइज लास्ट में जो मिल्टन इन ओक हिज हेवनली म्यूज, मिल्टन ने अपनी हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगनिंग ऑफ, यूरेनिया को जो शुरुआत में बुलाया था वो था क्या? बुक 1 बुक 7, यानी कि बुक पहली और बुक 7वीं में। अगला कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज एन एलजी, जॉन मिल्टन ने जो कौन सी रचना जो है शोक गीत है वो है लाइसिडास है। इन पैराडाइज लास्ट बुक 9 मिल्टन राइट्स दैट एडम वाज ओवरकम विथ, यहाँ पे कह रहा है कि पैराडाइज लास्ट बुक के जो 9 में मिल्टन ने लिखते हैं एडम
एंड सो एट द फॉरबिडन फ्रूट अगेंस्ट हिज बेटर नॉलेज। यहाँ पे इसलिए उसने अपने बेहतर ज्ञान के लिए जो है फीमेल चार्म, महिला आकर्षण के खिलाफ वर्जित जो है फल खाया था। अगला कि दैट ग्लोरी नेवर सेल हिज वर्थ और माइट एक्सट्रोड फ्रॉम मी। इसमें कह रहा है कि वह महिमा कभी भी उसके क्रोध या शक्ति मुझसे जो है क्या करती, छीन फॉर मी छीन नहीं सकती है। वाट ग्लोरी इज बीइंग रिफर्ड टू बाई सैटन। तो यहाँ पे जो है शैतान के द्वारा जो किस महिमा का उल्लेख किया जा रहा है, द करेज नेवर टू सबमिट और एल्ड, कभी भी समर्पण या समर्पण न करने का साहस, पैराडाइज लास्ट बुक के फर्स्ट में। अगला है एरियोपेजिटिका। एरियोपेजिटिका जो है ये पब्लिश हुई थी 1644 में। इट आर्गूज फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस प्रिंटिंग, ये बिना लाइसेंस के मुद्रण की स्वतंत्रता के लिए जो है इट इज स्पीच एड्रेस टू द पार्लियामेंट ऑफ द इंग्लैंड। यानी कि एरियोपेजिटिका जो 1644 में प्रकाशित होती है, बिना लाइसेंस के मुद्रण की स्वतंत्रता पर तर्क देती है और इंग्लैंड के संसद को संबोधित किया भाषण है ये। अगला है कि इंट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री। अंग्रेजी इतिहास का पता लगाने के लिए थॉमस ग्रे का जो है प्रोग्रेस ऑफ पोएसी इन ओक्स मेजर पोएट एज फॉलोज। एक प्रमुख कवि का आह्वान इस प्रकार करती है, क्या करती है कि नॉर सेकंड ही, नहीं दूसरा वह, दैट रोड सबलाइम अपॉन, जो परमानंद की जो है द स्ट्रेयर ऑफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी, यानी कि जो सिरा पंखों पर सवार था, द सीक्रेट्स ऑफ द एविस टू स्पाई, वो जो है जासूसी करने के लिए रसातल के रहस्य को उजागर करता है। हु इज ही, वह कौन है, वो है जॉन मिल्टन। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए कंटेम्पोरेरी ऑफ जॉन मिल्टन एंड रोट द वर्दी कम्युनिकेट। यहाँ पे कह रहा है कि जॉन मिल्टन के समकालीन और द वर्थी कम्युनिकेंट लिखा था वो, और इट इज सेड दैट हिज प्रोज कैन बी रीड इजीली व्हेन मिल्टन मस्ट बी स्टडी। लिखा था, ऐसा कहा जाता है कि आसानी से पढ़ा जा सकता है जब मिल्टन अध्ययन करना आवश्यक हो। तो ये कहे हैं जर्मी टेलर ने कहा है। द ओपनिंग 16 लाइन ऑफ पैराडाइज लास्ट कंप्री, जो पैराडाइज लास्ट की शुरुआत की जो 16 पंक्तियां हैं ना, वो जो है क्या है, वन सेंटेंस, एक वाक्य है। इन पैराडाइज लास्ट मिल्टन प्रेजेंट द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन इन 2 स्टेजेस इन बुक। तो ये कह रहा है कि पैराडाइज लास्ट में मिल्टन की जो पुस्तक 4 और 9 है, यहाँ पे मैन इन 2 स्टेजेस इन बुक जो एक्शन ऑफ द फॉल, या मनुष्य के पतन की क्रिया के 2 चरणों को प्रस्तुत करता है। कौन सी, 4 और 9। अगला कि वेयर देयर इज लेजर फॉर फंक्शन फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रीफ वॉच। यहाँ पे जो बात की जा रही है कि जो कल्पना के लिए अवकाश है वो बहुत कम जो है दुख है। शैमुशी, ये शैमुशी और जॉनसन क्रिटिसिज्म्स, जॉनसन की एक प्रसिद्ध कविता की आलोचना थी। ऑफ ए फेमस पोएम, विच पोएम वाज इट, तो जो वह कौन सी कविता थी, तो वो थी जॉन मिल्टन की जो थी लाइसिडास। एज एडम एंड यू लीव पैराडाइज, जब एडम और यू स्वर्ग छोड़ते हैं ना, हैंड इन हैंड विथ वंडरिंग स्टेप्स एंड स्लो, जब वो स्वर्ग छोड़ते हैं तो हाथ में हाथ डाले भटकते कदमों और धीमी गति से बुक 12 पैराडाइज लास्ट। और वहाँ पे फिर कहते हैं व्हाट इज देयर कंसोलेशंस, यानी कि जो है उनकी सांत्वना क्या रहती है। दे आर कंफर्टेड बाय देयर फॉर नॉलेज ऑफ द कमिंग ऑफ क्रिस्ट एज रिडीमर ऑफ मैनकाइंड। उन्हें क्या होता है, मसीह के मानव जात के उद्धारक के रूप में आने के पूर्व ज्ञान की जो है सांत्वना एक उनको मिलती है। इन पैराडाइज लास्ट विच करेक्टर नरेट्स द स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ यू फ्रॉम ए रिब इन एडम्स साइड। अब इसमें कह रहा है कि पैराडाइज लास्ट जो होती है ना, उसमें कौन सा ऐसा पात्र है जो कि स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ इवन फ्रॉम रिब इन एडम साइड, जो पैराडाइज लास्ट में कौन सा पात्र जो एडम से यू के निर्माण की कहानी को सुनाता है, तो वो एडम। जॉन मिल्टन डिस्क्रिप्शंस ऑफ गोल्ड एज ए प्रीशियस वेन, जॉन मिल्टन द्वारा जो सोने के अनमोल अभिशाप जो है पैराडाइज लास्ट बुक के सेकंड में जो है ये जो है वर्णित करता है सबसे अच्छा, यानी कि बेस्ट डिस्क्राइब करता है क्या, एन ऑक्सीमोरन, एक ऑक्सीमोरन। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी ध्यान दीजिएगा। मिल्टन्स लैमेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस ऑकर्स। अब अगला कह रहा है कि मिल्टन का अपने अंधेपन के लिए जो विलाप था ना, वो द नेटिविटी ओड 1645 में होता है, 1645 में। वो रिप्लाइज टू मिल्टन क्वेश्चंस, मिल्टन के जो यहाँ पे ऑन हिज ब्लाइंडनेस होती है ना, जो मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस होती है, एग्जैक्ट डिलीवर राइट लाई डिनाइड ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जो है मिल्टन ने प्रश्न किया है, भगवान से किया, गॉड से करते हैं कि क्या भगवान दिन भर काम करवाते हैं, एग्जैक्ट डे लेबर, प्रकाश से वंचित करते, लाइट डिनाइड करते हैं। तो उत्तर जो यहाँ पे किसका मिलता है, वो धैर्य का मिलता है। यानी कि जब ऑन हिज ब्लाइंडनेस में मिल्टन ने प्रश्न किया, मिल्टन ने क्वेश्चन किया है कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या भगवान दिन भर काम करवाते हैं, प्रकाश से वंचित करते हैं, तो ये उत्तर मिलता है किसका, धैर्य का। मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंड, मिल्टन की जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है ना, एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स। तो मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस कभी जो है ईश्वर के मार्ग में जो होता है फेथ इन गॉड्स वे, ये ईश्वर के मार्ग में आस्था को अभिव्यक्त के साथ ही समाप्त होती है। हु इज मिल्टन,
मिल्टन में जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव टू सर्व गॉड बेस्ट वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट। मिल्टन की जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जो है माना जाता है कि ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा जो करता है ना, वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, वह जो उसका बोझ सबसे अच्छे से उठाता है। कितनी अच्छी बात कही गई है यहाँ पे। अगला कि मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू, ये 12 बुक्स में डिवाइड है। नेक्स्ट है कि मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो जो मिल्टन की ऑन हिज जो ब्लाइंडनेस है जो ना एक पेट्रोचन सॉनेट है। They also serve who only stand and wait in this line from on his blindness, they stand for those who, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं। They also serve who only stand and wait in this line, यानी कि वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं। On his blindness में जो है ये उन लोगों के लिए है, they stands for those, उन लोगों के लिए who, जो ईश्वर के यानी कि patiently accept the decree of God, ईश्वर के आदेश को धैर्यपूर्वक जो है स्वीकार करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है। इन लाइन 3 अगला है जो है कि मिल्टन पर जो है यहाँ पे इन लाइन 3 ऑफ हिज ऑन हिज मिल्टन्स की जो ऑन हिज ब्लाइंड की पंक्ति 3 जो है ना, स्पीक ऑफ वन टैलेंट व्हाट इज इट, एक प्रतिभा की बात करती, वो क्या है, हिज पोएटिक एबिलिटी, वो उसकी काव्य क्षमता। और हु इज द राइटर ऑफ एसेज ऑन मिल्टन, मिल्टन के निबंध के लेखक कौन है, वो है मैकाले। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, फ्रॉम विच पोएम हैज दिस लाइन बीन टेकन। इसमें कह रहा है कि वे भी सेवा करते हैं जो खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं। आल्सो सर्व स्टैंड वाला ये है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी कि उसके अंधेपन पर एक कविता से लिया गया है। और व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट व्हाट डज लाइट रिफर टू, तो यहाँ पे कह रहा है कि जब मैं विचार करता हूँ कि प्रकाश कैसे खर्च हो गया, तो लाइट रिफर टू, तो प्रकाश का क्या अर्थ है, यहाँ पे आई साइट की बात हो रही है, नेत्र की जो दृष्टि थी उसकी लेकर के। जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंडेड इन द ईयर, जॉन मिल्टन जो है 1652 में क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे। व्हाट अदर इवेंट इन पिक्यूलर इन द ईयर, और उस वर्ष में घटना क्या हुई थी, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, हिज वाइफ डेथ हो गई थी। लाइसिडास वाज रिटन इन द मेमोरी ऑफ, जो लाइसिडास की रचना हुई थी वो जो एडवर्ड किंग थे ना उनकी स्मृति में की गई थी। अगला हु रोट एंड अबाउट होम द साउल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन, ये चीज़ें जो कही गई हैं कि तुम्हारी आत्मा एक तारे की तरह थी और अलग रहती थी, मिल्टन के बारे में वर्ड्सवर्थ ने कहा है। अगला है कि व्हेन वाज पैराडाइज लास्ट पब्लिश्ड, जब पैराडाइज लास्ट जो पब्लिश हुई थी 1667 में, और द थीम ऑफ एरियोपेजिटिका की जो थी, थीम जो थी वो फ्रीडम ऑफ प्रेस थी। विच वन वाज मिल्टन्स फेवरेट, मिल्टन की जो पसंदीदा जो थी वर्थ थी पैराडाइज रीगेंड, यानी कि पैराडाइज स्वर्ग वापस आ गया। वहाँ पे नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, यहाँ आंसू बहाने, नथिंग टू वेल और नॉक टू ब्रेस्ट, रोने या छाती पीटने के लिए कुछ नहीं है, नो वीकनेस, कोई कमजोरी नहीं, नो कंटेम्प्ट डिस्प्रेज, कोई अवमानना नहीं, निंदा और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर, निंदा या दोष नहीं, नथिंग बट वेल एंड फेयर, केवल अच्छा और उचित है। व्हाट मे क्वाइट एज इन डेथ सो नोबेल, यहाँ पे कारक जो हमें मृत्यु में शांत कर सकता वो इतना महान, वेयर फ्रॉम दिस लाइन्स टेकन, सैमसन एगोनिस्ट में। अगला द लिटरेरी फ्रॉम द कॉमर्स, जो कॉमर्स का साहित्यिक रूप जो क्या हुआ एंड मास्टरी एक मुखौटा है। और मिल्टन के बारे में फिर अगला कह रहा है कि वो मिल्टन कंसीडर्स हिज मास्टर इन पोएट्री, मिल्टन कविता में किसी अपना गुरु मानते हैं, स्पेंसर को मानते हैं। जॉन मिल्टन का जो है जन्म होता है 9 दिसंबर 1608 को होता है। वेयर वाज जॉन मिल्टन बार्न, तो ये लंदन में बार्न होते हैं। इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सन, यहाँ पे कह रहा है कि जॉन मिल्टन ने किसकी याद में लिखा था कि मी थॉट, मुझे लगा, आई सा माई लेट स्पाउस टू संत, मुझे लगा कि मैंने अपने दिवंगत को देखा है, मैरी पावेल के बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज, यहाँ पे जो चीज़ें कही जा रही हैं एरियोपेजिटिका में कहा गया है कि एक अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस जो था वो सेंसरशिप का जो है, लाइसेंसियस एंड सेंसरशिप का जो क्या करता है, विरोध किया है एरियोपेजिटिका। पैराडाइज लास्ट कंप्रोमिसिव बुक्स जो थी वो 12 थी। पैराडाइज लास्ट इन रिटर्न थी, ब्लैंक वर्स में थी। द फेमस लाइन जो थी, व्हाट दाउ फील्ड वी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट इज स्पोकन बाय, यहाँ पे भले ही मैदान खो जाए सब कुछ खो नहीं जाता, ये किसके द्वारा बोली जाती है, सैटन। अगला कि मिल्टन बिंग्स पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट विथ, जो मिल्टन की पैराडाइज लास्ट बुक की पहली शुरुआत जो होती है किससे होती है, इनोवेशन से, आह्वान से होती है। भाई व्हाट एज जो होती है हैड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड, जो मिल्टन पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं 44 ईयर, यानी कि 1608 में जब इनकी जो बर्थ होती है इसमें 40 ईयर अगर ऐड कर देंगे तो आपको निकल के आ जाएगा, यानी कि 52 ईयर्स में जो है ये पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाते हैं। अगला है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्ट वर्स प्ले, सैमसन एगोनिस्ट जो है एक पद्य नाटक है। और इन विच ईयर जो है मिल्टन लाइसिडास वाज रिटन, लाइसिडास जो लिखा गया था वो 1637 में जो है। उसके बाद जो हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, तो जो ब्रिटेन का जो है इतिहास के लेखक हैं वो जॉन मिल्टन है। मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज, तो जो इनकी है वो ग्रैंड है, यानी कि भव्य स्टाइल है। मिल्टन पैराडाइज लास्ट जो है ये जो है पब्लिश हुई थी 1667 में 10 बुक में, लेटर रिवाइज इंटू 12 बुक, और बाद में 12 पुस्तकों में संशोधित किया गया था।
नेक्स्ट की लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय चूज द राइट ऑप्शंस फ्रॉम दी। यहाँ पे दो अल्टरनेटिव जो क्वेश्चन जो है तो वहाँ पे सैमुअल जॉनसन को लेकर के कि मिल्टन के जीवन पर लिखा गया था, तो सैमुअल जॉनसन ने लिखा था। अब यहाँ पे कंप्लीट में क्या क्या मिल्टन एरियोपेजिटिका कंसर्न विथ, जो मिल्टन की एरियोपेजिटिका जो है ना मिल्टन की, ये जो है लिबर्टी और प्रेस से संबंधित है। जॉन मिल्टन एल एलेग्रो इन्वोक्स विच ग्रेस विथ होम ही मीन्स टू लिव। यहाँ पे कारक जॉन मिल्टन की एल एलेग्रो जो है किस अनुग्रह का आह्वान करती जिसके साथ वो जीना चाहती, तो वो थी मृत। और इन विच ऑफ द फॉलोइंग दस, अब यहाँ पे कह रहा है कि मनवाह के जो रिपोर्ट द एंड ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट इन मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट, तो यहाँ पे जो है मिल्टन के सैमसन एगोनिस्ट में नायक के अंत की रिपोर्ट करता है वो किसमें, काल्म ऑफ माइंड, मन की शांति, ऑल पेशेंस स्पेंड, सारा जुनून खत्म हो जाना। इन विच ऑफ हिज ट्रैक्ट डज मिल्टन से, यहाँ पे मिल्टन अपने किस ट्रैक्ट में कहते हैं कि ही वाज डिस्ट्रॉय ए गुड बुक, कहते हैं कि वो जो एक अच्छी किताब को नष्ट करता है। रीजन इट सेल्फ किल्स द इमेज गॉड एज इट इज वेयर इन द आई, नष्ट करता है तो वो खुद तर्क को मारता है, भगवान की छवि को मारता है। द इमेज गॉड एज इट वेयर इन द आई, छवि को मारता है जैसे कि वह आंख में हो। ये कहाँ है, एरियोपेजिटिका। अगला है कि हु इज थॉमस ग्रे रिफरिंग टू इन हिज लाइन्स, थॉमस ग्रे अपनी पंक्तियों में किसके जिक्र कर रहे हैं, नॉर सेकंड ही, न ही दूसरा वह, दैट रोड्स ऑफ लाइम, जो परमानंद के अपान द सेराफ विंग्स, परमानंद के सेराफ पंखों पर आप एक कैटेस्ट्री सवार था। तो यहाँ पे फ्रॉम द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, यहाँ पे मिल्टन है। मिल्टन लाइसिडास सीजन, तो मिल्टन का जो लाइसिडास जो था क्या एक शोक गीत है, एलजी है। Who disapproved Milton's Lycidas for its inherent importability, सैमुअल जॉनसन के द्वारा ये कहा गया है यहाँ पे कि लाइसिडास को जो है अंतर्निहित असंभवता के लिए अस्वीकार जो है किया है, कौन, सैमुअल जॉनसन। इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज इन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट इन शेक्सपियर स्पेशली एनी, दिस रिमार्क हैज बीन मेड बाय विलियम हेजिल्ट के द्वारा जो है टिप्पणी है ये कि हमेशा प्रयास की झलक मिलती है। इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट इन शेक्सपियर, और प्रयास की जो मिल्टन में हमेशा प्रयास की झलक मिलती है। अब कह रहे हैं कि शेक्सपियर में जो है शायद ही कोई जो है ऐसा मिलता है, रिमार्क करते हैं विलियम हेजिल्ट। व्हेन वाज पैराडाइज लास्ट कंप्लीटेड बाय मिल्टन, तो मिल्टन के द्वारा पैराडाइज लास्ट जो होती है 1665 की शुरुआत में और 1658 यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगला है जो है शुरुआत होती है 1658 में, कंप्लीट हो जाती है 65 में जो है ये कंप्लीट हो जाती है। मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी, मिल्टन को जो है क्रामवेल जी की जो सरकार रहती है ना, क्रामवेल की सरकार में लैटिन के जो सचिव के पद पर मुख्य रूप से जो है नियुक्त किया जाता है। किसके लिए जो है वो रीजंस क्या होते हैं, जो उनका काम होता है ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। अगला है सैमसन एगोनिस्ट जो है सोज मिल्टन्स डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। सैमसन एगोनिस्ट जो मिल्टन की जो ग्रीक त्रासदियाँ होती है, ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी, यानी कि जो ग्रीक त्रासदियों की गंभीरता और शांत की गरिमा को यहाँ पे मेन चीज दिखाया जाता है। सैमसन एगोनिस्ट को जो अंग्रेजी में लाने की इच्छा को दर्शाया है। नेक्स्ट एल एलेग्रो एंड सेकंड पेंसरोसो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द जॉयस मैन, यानी कि एक आनंदित व्यक्ति, एंड द मेडिटेटिव मैन, यानी कि ध्यानशील व्यक्ति होगा। जॉन मिल्टन जो मैग्निफिकेंट ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी वाज रिटन व्हेन द पोएट एज वाज, यहाँ पे 21 वर्ष की उम्र में जॉन मिल्टन ने जो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। अगला है कि जो है डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना, ये जो है कैस्टिस डॉबट एंड द ऑर्थोडॉक्स, यानी कि जो डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना रूढ़िवादिता पर जो क्या करते हैं संदेश डाउट जो है जताया है पैराडाइज वीकेंड में। वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट वाज निकनेम्ड, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेडी ऑफ क्राइस्ट बाय हिज फेलो अंडर ग्रेजुएट स्पॉट द करेक्ट नेम ऑफ द पोएट। यहाँ मिल्टन के बारे में कहा था लेडी ऑफ क्राइस्ट उपनाम दिया गया था, तो सहपाठियों ने जो दिया था तो वो मिल्टन। अगला कि व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी इज ए सोनेट रिटन बाय, यानी कि यहाँ पे जब शहर पर हमला करने का इरादा था, एक सोनेट है जो मिल्टन द्वारा लिखा गया है, वो मिल्टन है। ऑन द मॉर्निंग क्रिस्ट नेटिविटी जो है एक ओड है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क ऑफ मिल्टन, यहाँ पे मिल्टन के द्वारा जो है डी डॉक्ट्रिन क्रिस्टिया जो है मिल्टन की एक कृति है। और हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की ईश्वर प्रदत्त ऑर्गन वॉइस को कहा है, किसने कहा है, टेनिसन ने कहा है। वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन इज ए प्रोज वर्क मेंशन दैट, यहाँ पे जो है मिल्टन की जो कृतियाँ होती हैं, गद्य कृति जो होती है वो है एरियोपेजिटिका। मिल्टन पैराडाइज लास्ट जो है ये है इज नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज, यानी कि अपने कथात्मक अंश जो है वो लेखनी है, मिल्टन का पैराडाइज लास्ट है। हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लास्ट का हीरो जो है वो एडम है। मिल्टन पैराडाइज लास्ट हैज बीन प्रेज्ड फॉर ग्रैंड स्टाइल। अगला है सैमसन एगोनिस्ट बाय मिल्टन इज अ प्ले, तो सैमसन एगोनिस्ट एक नाटक है।
दे आल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दिस लाइन जो ये लाइन लिखी ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, वो भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं। फ्रॉम विच बुक हैज इट बीन टेकन टू रीक इज मिजरेबल डूइंग फॉर सफरिंग, यहाँ पे जो है पुस्तक से ली गई पैराडाइज लास्ट से जी, कमजोर होना दुखद है करना या पीड़ित होना, ये ली गई है पैराडाइज लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्टोरल पोएम बाय मिल्टन। अब यहाँ पे कह रहा है कि मिल्टन की एक देहाती कविता जो है वो लाइसिडास है। मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड हु मेड दिस स्टेटमेंट, जो है यहाँ पे हो जाएगा जो। तो मिल्टन की पोएट्री इज मिरर, तो मिल्टन की कविता एक दर्पण है जिसमें जो है लेखक के चरित्र बहुत स्पष्ट रूप से वो रिफ्लेक्ट होते हैं। ये स्टेटमेंट जो दिया है वो मैकमिलन ने दिया है। द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन, तो मिल्टन के युग के रूप में जाने जाने वाला जो कालखंड है वो 1625 से लेकर के 1660 का ड्यूरेशन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पीरियड होता है जो कि 35 ईयर्स का जो है रहता है। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स, तो मिल्टन के युग में 3 प्रकार के कवि थे। मेटाफिजिकल थे, और उसके बाद जो कैविलियर थे, और प्यूरिटन थे। पैराडाइज लास्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन द फेस ऑफ हिज लाइफ, जो पैराडाइज लास्ट मिल्टन के द्वारा जो उनके अंतिम जीवन के अंतिम क्षण में लिखा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉस्क्यू रिटन बाय मिल्टन, तो मिल्टन के द्वारा जो है वो कामश एक मुखौटा है। इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर, यहाँ पे सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एकांत कभी कभी सबसे अच्छा समाज होता है, बेस्ट सोसाइटी होता है। पैराडाइज लास्ट में जो है मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट जो है, अब मिल्टन सैमसन जो ये क्लासिकल ट्रेजेडी है। In the year 1637, Milton confided to his friend that he had fixed his mind upon writing some monumental poetical work. The name of his friend whom this information was given to Edward King के द्वारा जो है यहाँ पे जो है वर्ष जो 1637 था अपने मित्र को बताया कि कुछ महान काव्य रचना लिखने का मन बना लिया है। तो उनके मित्र का नाम जो ये जानकारी दी गई थी वो एडवर्ड किंग है। अगला है जो देखते हैं वो है कि द ओमेन करेक्टर, जो ओमेन करेक्टर है ना डेलिला, तो यहाँ पे सैमसन एगोनिस्ट है। सैमसन एगोनिस्ट में महिला पात्र जो है डेलिला दिखाई देती हैं। अगला देखते हैं द लाइन जो पंक्ति है, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस, मन अपना स्थान है, एंड इन इट सेल्फ कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल, मन जो है अपना स्थान है और अपने आप में नरक को स्वर्ग और स्वर्ग को जो है नरक बना सकता है। तो पैराडाइज लास्ट में का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला है द ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्ट वाज, तो जो सैमसन एगोनिस्ट के लेखक हैं वो क्या हैं, जॉन मिल्टन है। ऑफ विच पोएम इज द फॉलोइंग लाइन अपार्ट फ्रॉम द मोर द ब्लेजिंग हार्ट शैल बर्न, यहाँ पे जो है पंक्ति में कहा गया है कि किस कविता का हिस्सा है, फॉलोइंग लाइन पार्ट किस कविता का हिस्सा है कि फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट शैल बर्न, उनके लिए अब और धधकते दिल नहीं जलेंगे, ये है लाइसिडास का। मिल्टन वाज द बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट हैं। हु ओवरकम बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फो द लाइन्स ऑकर, यहाँ पे जो लाइन ली गई जो जीतता है बल से, बाय फोर्स हैथ ओवरकम, वह अपने आधे सत्य पर विजय प्राप्त करता, ओवरकम बट हाफ हिज फो प्राप्त करता। ये पंक्तियाँ जो आती हैं वो पैराडाइज लास्ट में आती हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम ब्लाइंड, अंधा हो गया जॉन मिल्टन। पैराडाइज रिगेन्ड वाज द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, तो जॉन मिल्टन का जो है रिगेन्ड जो है ये जॉन मिल्टन का वर्क है। अगला देख लेते हैं कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए ब्रिटिश सिटीजन्स, कह रहा है कि ब्रिटिश नागरिक नहीं थे, कैथरीन फ्रैंक थे। हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट, तो सबसे पहले अपना लेखन शुरू किया था शेक्सपियर। सेकेंड पेंस रूसो आफ्टर प्रिंसिक डीलिंग जॉयस वेलकम द गॉडेस, यहाँ पे जो कहा जा रहा है सेकेंड पेंस रूसो भ्रामक खुशियों के भगाने के बाद देवी का स्वागत करता मेलैंकोली उदासी। वेयर वाज द मिल्टन बरीड, मरीड मतलब दफनाया जो गया था वो इन द चर्च ऑफ जो है सेंट जाइल्स के चर्च में जो है क्रिप्लगेट, वहाँ पे दफनाया गया था। मिल्टन की मृत्यु जो हुई थी 1674 में हुई थी। और व्हाट इज़ द थीम ऑफ द सोनेट, सोनेट का विषय जो क्या था वो था द कॉस्मिक रिलीजन आइडियलिज्म एक्सपेक्टेशन इज द बेस्ट सर्विस टू गॉड, यानी कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया था, जो विषय था कि ब्रह्मांडीय जो धर्म है और जो आदर्शवाद की जो स्वीकृति है वही सबसे अच्छी सेवा है ईश्वर की। अगला कि जॉन मिल्टन इज नोन एज, जॉन मिल्टन को जो है हम जानते हैं किस नाम से, तो वो है प्यूरिटन के नाम से। मिल्टन रोट हिज सोनेट जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है 1652 में लिखा था। और व्हाट इज सोनेट अबाउट, सोनेट के बारे में है कि इट्स लेमेंट्स द ब्लाइंडनेस ऑफ मिल्टन, यह मिल्टन के अंधेपन पर शोक व्यक्त करता। व्हाट टाइप ऑफ सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उनके अंधेपन पर जो सोनेट था वो पेट्रार्चन टाइप का था। अगला देख लेते हैं कि व्हाट डज मिल्टन्स गुड विश, मिल्टन की अच्छी इच्छा क्या थी, टू सर्व गॉड बाय राइटिंग ग्रेट पोएट्री, महान कविता लिखकर ईश्वर की सेवा करना, यही मिल्टन की इच्छा थी। और व्हेन डिड मिल्टन लॉस हिज आईसाइट, 1652 में अपनी आँख को उन्होंने खो दिया था। और मिल्टन का यहाँ अगला इंपॉर्टेंट कि मिल्टन क्वेश्चन जो करते हैं गॉड से, ईश्वर से करते हैं। मिल्टन आस्क इफ गॉड वुड डिमांड एक्टिव सर्विस फ्रॉम हिम व्हेन ही हैज डिनाइड द लाइट ऑफ हिज आई टू हिम, यानी कि यहाँ पे कहते हैं कि सबसे अच्छी सेवा जो है यहाँ पे मिल्टन जो पूछते हैं कि ईश्वर उनसे सक्रिय सेवा मांग करेंगे जबकि उन्होंने आँखों की रोशनी देने से मना कर दिया।
हाउ कैन सर्व गॉड बेस्ट। फिर वो कहते हैं कि कैसे कर सकते हैं ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा, बाय विलिंग सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड एंड सो गॉड जेंटल रूल। ईश्वर की इच्छा और ईश्वर के सौम्य शासन के प्रति स्वेच्छा से समर्पण है। सही बात है कि ईश्वर की जो भी इच्छा होगी उसके आगे किसी की नहीं चलेगी, उससे स्वीकार करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसी बातें यहाँ पे मिल्टन साहब कर रहे हैं। व्हाट डज मिल्टन मीन बाय एरा हाफ ऑफ माई डे। यहाँ पे कह रहा है मिल्टन, he become blind in the middle of his life and totally blind in 1652 at age of 44। यानी कि मिल्टन मेरे दिन का आधा युग से क्या मतलब, जब कहते हैं ना येरा हाफ ऑफ माई डे, तो इसका मतलब ये होता है कि जो उनका जीवन कालखंड रहता है मध्य में अंधे हो जाते हैं 1652 का, और ये जो उनकी रहती है 44 में, जब वो पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं। दैट वन टैलेंट, वही एक प्रतिभा। व्हाट इज द डबल मीनिंग ऑफ टैलेंट। तो जो प्रतिभा का दोहरा अर्थ क्या होगा, टैलेंट मीन्स गिफ्ट, प्रतिभा का अर्थ है उपहार, पोएटिक गिफ्ट गिवन टू हिम बाय गॉड, ईश्वर द्वारा उन्हें दिया गया काव्यात्मक उपहार है। विच इज डेड टू हाइड, जिसे छिपाना मृत्यु है। व्हाट डज मिल्टन मीन हियर, यहाँ पे मिल्टन का क्या मतलब है। टू हाइड द गिफ्ट आर टू कीप इट यूजलेस इज डेथ टू हिम। उपहार को छिपाना है, उसे बेकार रखना उनके लिए क्या है, वो डेथ है, मृत्यु है। अब अगला कह रहा है कि डथ गॉड एग्जिस्ट डे लेबरर, क्या भगवान दिहाड़ी मजदूर से काम लेता है। व्हाट इज मीन्ट बाय डे लेबर। अब यहाँ पे डे लेबर का मतलब क्या होगा कि मैंस लेबर डन इन डे लाइट द फुल ऑफ कमेंट ऑफ हिज वर्क। यहाँ पे कह रहा है कि दिन के उजाले में किया गया मनुष्य का जो श्रम होता है, लेबर जो होता है, उसके काम पर पूरी तरह से जो है ये कमेंट है। अगला जो है कि बट पेशेंस टू प्रिवेंट द मर, यहाँ पे जो बड़बड़ाहट को रोकने के लिए जो होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पेशेंस होता है। धैर्य का अभिप्राय जो है उससे का यहाँ पे क्या अर्थ है, हाउ इज इट इज यूज्ड, तो मतलब इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो पेशेंस मीन्स हियर पेशेंट थिंकिंग, पेशेंस इज ए पर्सनिफाइड हियर, यानी कि धैर्य का अर्थ है धैर्यपूर्ण सोच। पेशेंस मीन्स का है कि पेशेंट थिंकिंग, धैर्यपूर्ण सोच, और इज पर्सनिफाइड हियर, यहाँ धैर्य को मूर्त रूप दिया गया है। अगला देख लेते हैं, आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं। वेयर डज लाइन अपीयर, मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जो ये